हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आखिर पता चला कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि मेनली तीन चीज़ों पर बातें चल रही थी। कौन सी तीन चीज़ें? एक हमारे पास था आरएनए, डीएनए और साथ ही साथ प्रोटीन। तो मेनली माना जाता था कि इन्हीं तीनों में से कुछ एक ऐसा है जो कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है। अब वो कौन सी चीजें हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। 1928 में 1928 में जो है एक व्यक्ति थे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? इन्होंने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया और ये बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की बात करें तो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है निमोनिया। ये क्या करता है? तो ये मेनली निमोनिया कॉज करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इस्तेमाल किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के मेनली दो प्रकार होते हैं, दो तरह के स्ट्रेन होते हैं। एक होता है एस स्ट्रेन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दो स्ट्रेन है, एक है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन की बात करें तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है इसके ऊपर कुछ स्मूथ सरफेस होता है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर जेलेटिनियस शीट होता है जो इसको स्मूथ बना देता है। ओके, तो एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ बैक्टीरिया। और एक है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन की बात करें तो आर स्ट्रेन पे जो है ये स्मूथ सब्सटेंस एब्सेंट रहता है और इस कारण ये रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है, इसका जो सेल वॉल है, इसकी जो दीवारें हैं वो कवर्ड है बाय स्मूथ सब्सटेंस और इस कारण जो है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। और आर स्ट्रेन की बात करें तो इसके ऊपर जो कोई स्मूथ कवरिंग नहीं है, कोई पॉलीसेकेराइड का कवरिंग जो है इसके ऊपर नहीं है। इस पे कवरिंग है, इस पे नहीं है। तो ये पॉलीसेकेराइड का कवरिंग इस स्मूथ बैक्टीरिया को जो है बना देता है हार्मफुल। और वहीं अगर आर स्ट्रेन की बात करें तो आर स्ट्रेन जो है ये नॉन हार्मफुल है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? ग्रिफिथ ने क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने बैक्टीरिया लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये निमोनिया कॉज करने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर निमोनिया के दो प्रकार हैं। मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके दो वेरिएशन हैं, एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये स्मूथ कॉलोनीज होती हैं। स्मूथ क्यों होती हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कोटिंग होता है जो इनको स्मूथ बनाता है और साथ ही साथ यही इनको हार्मफुल भी बना देता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो ये रफ होता है और इस पे कोई पॉलीसेकेराइड का कोटिंग नहीं होता है और ये नॉन हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने क्या, ये ग्रिफिथ ने लिया माइस, चूहा। ठीक है, चूहा में इन्होंने सबसे पहले डाल दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। चूहा लिया, चूहा के अंदर डाल दिया गया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या देखा गया? इस केस में चूहा बच गया, चूहा को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो चूहा को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, चूहा जिंदा बच गया। लेकिन वहीं एक दूसरे माइस को जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया गया, जब दूसरे माइस में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया गया तो क्या हुआ? तो हुआ ये माइस मर गया, जो चूहा था वो मर गया। क्यों? निमोनिया के चलते। यहाँ पे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से जो है इसको निमोनिया हुआ और ये निमोनिया के चलते जो है मारा गया। अब इन्होंने क्या किया? एक दूसरा माइस लिया और दूसरे माइस को जो है एस्ट्रेन बैक्टीरिया दिया, लेकिन उसको हीट किल्ड कर दिया था। एस्ट्रेन बैक्टीरिया दिया गया लेकिन उसको जो है हीट किल्ड कर दिया गया। तो अब क्योंकि एस्ट्रेन बैक्टीरिया मर चुका है तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि जब इसको इंजेक्ट करेंगे तो इस केस में जो है चूहा बच जाएगा। ठीक, अब इन्होंने क्या किया? एक अलग चूहा लिया और इसमें इन्होंने आर स्ट्रेन डाला और साथ ही साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला। अब क्या देखा जा रहा है? इस केस में चूहा जो है अगेन मर गया।
चूहा वापस मर गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब देखो यहाँ पे जब आर स्ट्रेन तो आर स्ट्रेन तो उतना हानिकारक था नहीं, तो चूहा बच गया। लेकिन एस स्ट्रेन हानिकारक होता है, तो जिसके चलते चूहा मर जा रहा है। जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल किया गया, मार दिया गया, तब उसको जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो चूहा बच गया। लेकिन जब माइस के अंदर आर स्ट्रेन, जिंदा आर स्ट्रेन और मरा हुआ एस स्ट्रेन डाला गया, तो क्या देखा जा रहा है, माइस मर गया। अब ऐसे कैसे हुआ, आर स्ट्रेन तो उतना नुकसानदायक था नहीं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, और एस स्ट्रेन को तो हमने मार के डाला था, फिर भी चूहा मर जा रहा है, मतलब क्या हुआ। तो यहां से इन्होंने अंदाजा लगाया कि एस्ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है, एस्ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन के अंदर। एस्ट्रेन में कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफर हो गया है आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को जो नुकसानदायक बना दिया है, आर स्ट्रेन को हार्मफुल बना दिया गया है। तो आखिर ये सब्सटेंस क्या हो सकता है, यहां पर इन्होंने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोला गया इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो आर स्ट्रेन के मरा हुआ है लेकिन वो जिंदा है, और वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और खुद को बदल देता है, इस बैक्टीरिया को चेंज कर दे रहा है हार्मफुल बैक्टीरिया में। और इस कारण ये जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ है जिसने आर स्ट्रेन को हार्मफुल बनाया है, इसी को जेनेटिक मटेरियल कहा जा रहा है। लेकिन इनको ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से चीजें चलती रही। फिर आगे जाके जो है 3 व्यक्ति आते हैं, एवरी, मैक्लिओड और मैककार्टी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया। 3 व्यक्ति हैं, एवरी, मैक्लिओड और मैककार्टी। इन लोगों ने क्या किया है, यहां पर जो ये हीट किल्ड स्ट्रेन एस बैक्टीरिया है ना, इसी को ये 3 चीजों से पास करवाएंगे। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, तो इन लोगों ने 1944 में अपना इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। 3 व्यक्ति हैं, एवरी, मैक्लिओड और मैककार्टी। इन्हें क्या लगता है कि 3 चीजें हैं जो कैरेक्टर जो है यहाँ पे ट्रांसफर हुई, इसमें से इसमें जो आया है वो 3 चीजें हो सकता है। 3 चीजें क्या है, एक तो डीएनए है, एक आरएनए हो सकता है, और साथ ही साथ एक जो है प्रोटीन हो सकता है। यही कुछ सब्सटेंस है जो एस्ट्रेन, हीट किल एस्ट्रेन में से ट्रांसफर हो गया है आर स्ट्रेन में, और जिसके चलते जो है आर स्ट्रेन ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया और ये डेंजरस बन गया और इसने चूहा को मार दिया है। तो ये क्या है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्ट्रेन को सबसे पहले पास करवाया, हीट किल एस्ट्रेन जो था उसको सबसे पहले पास करवाया प्रोटीनेज से। प्रोटीनेज की बात करें तो प्रोटीनेज क्या होता है, मेनली एक ऐसा एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को ये नुकसान पहुंचाए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, प्रोटीनेज की बात करें तो प्रोटीनेज एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। तो पहले इन्होंने इसको जो है पास करवाया प्रोटीनेज से। क्या देखा जाता है, फिर भी बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं कर रहा है। प्रोटीन वो सब्सटेंस नहीं है जो यहां से यहां पे ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ, ये जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया है सबसे पहले इसको ट्रीट करवाया गया प्रोटीनेज से। प्रोटीनेज क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोटीन इधर ट्रैवल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो ये कभी भी डेंजरस नहीं बन पाएगा, ये जो है नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि प्रोटीनेज देने के बावजूद भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो इधर सब्सटेंस ट्रैवल हुआ है वो प्रोटीन तो नहीं है। तो फिर तो दूसरा जो हमने देखा आरएनएज। आरएनएज की बात करें, यह होता है एक ऐसा एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है आरएनए। अब मान लो इसको हमने ट्रीट कर दिया आरएनए से, अगर इसके अंदर से जो ट्रैवल हुआ वो आरएनए है तो हम इसको ट्रीट करते हैं आरएनए से। आरएनए से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, आरएनए खत्म हो जाएगा, और जब आरएनए खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है एस्ट्रेन बैक्टीरिया खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या देखा गया, आरएनए से ट्रीट करने के बावजूद आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें से जो इसमें ट्रैवल हुआ है वो सब्सटेंस अभी भी जिंदा है, आरएनए से मृत्यु उसका जो है खात्मा नहीं हुआ है। फिर इन्होंने इसको पास किया डीएनए से। डीएनए क्या होता है,
तो डीएनए जो होता है ये एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है डीएनए, तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं। तो डीएनए क्या है, ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसको पास करवाया गया डीएनए के साथ, और जैसे ही इसको डीएनए के साथ पास करवाया गया, फिर क्या देखा जा रहा है, माइस है और माइस में आर्सेन बैक्टीरिया तो दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसके अलावा जो इसको ट्रीट किया गया था, ट्रीटेड विद डीएनए। तो क्या देखा जा रहा है, माइस जो है वो बच गया, ठीक है, माइस यहाँ पे जिंदा बच गया। तो मतलब क्या है, ये जो डीएनए एंजाइम है कहीं ना कहीं हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए था, और यही डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यही डीएनए ट्रैवल हो रहा था यहां से यहां, जिसके चलते आर्सेन बैक्टीरिया जो है ये नुकसानदायक बन रहा था। तो जो हमने डीएनए से इसको ट्रीट किया तो क्या हुआ, डीएनए खत्म हो गया, और जिसके चलते यहां से इधर कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाया, और इस कारण आर्सेन बैक्टीरिया जो है नॉन हार्मफुल बना रहा। और इस तरीके से यहां से पता चलता है कि जो चीज ट्रैवल हो रही है, जो चीज यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य कर रही है, वो क्या है, वो डीएनए है, ठीक है। इसके बारे में जो हमें प्रूफ मिला, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो दिया गया हर्शी एंड चेज के द्वारा। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने जो है इस बात को सुनिश्चित किया कि डीएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। डीएनए ही जिम्मेदार है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म, पेरेंट से ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर जो है डीएनए ही ट्रैवल करता है, ट्रांसफर करता है। तो यहां पर देखिए, अब बात करते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो अब देखते हैं हम लोग जो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट कि हर्शी और चेज ने क्या किया। देखिए, मेनली ये लोग हैं अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1952 में, ठीक है। ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज T2, ये जो बैक्टीरियोफेज T2 होता है ये मेनली इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को, ठीक है, ये चीज। तो मेनली देखिए, जो बैक्टीरियोफेज है ये असल में एक वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज को ले रहे हैं और इसको इन्फेक्ट करवाएंगे ई कोलाई में। अब देखिए यहां पर क्या होगा, बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग मीडियम में इन लोगों ने ग्रो करवाया। हर्शी एंड चेज ने जो है बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग मीडियम में ग्रो करवाया। एक मीडियम जिसमें इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सल्फर, एक मीडियम जहां पे ले गए हैं रेडियो एक्टिव सल्फर और नॉर्मल फॉस्फोरस, ठीक। दूसरा मीडियम जो है इसमें इन लोगों ने क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और नॉर्मल सल्फर, ठीक है। इसके अंदर ये ग्रो करवा रहे हैं बैक्टीरियोफेज T2 को और साथ ही साथ ई कोलाई को। देखिए, बैक्टीरियोफेज T2 और ई कोलाई को साथ में इसलिए ग्रो कराया है क्योंकि हम बैक्टीरियोफेज को अकेले कहीं भी ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वायरस जो होता है ये जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाएगा, शरीर के बाहर ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, शरीर के अंदर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए दोनों को मिला के हम साथ में ग्रो करवा रहे हैं, T2 और ई कोलाई को। तो यहाँ पे एक मीडियम जो हमने लिया वो रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है और नॉर्मल फॉस्फोरस है, दूसरी तरफ जो मीडियम ले रहे हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और नॉर्मल सल्फर। दोनों में ही जो है हम किसको ग्रो कराएंगे, बैक्टीरियोफेज T2 और ई कोलाई को जो है ग्रो करवाया जा रहा है। आखिर सल्फर और फॉस्फोरस ही क्यों लिया गया, क्या कारण रहा? देखो, मेनली बात किया जाए तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में होता है सल्फर, प्रोटीन में होता है सल्फर, और T2 किससे बना हुआ है, जो भी वायरस होता है वायरस में प्रोटीन कोट होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉर्मली वायरसेस में क्या होते हैं, प्रोटीन कोट और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो है मेनली इसके अंदर सल्फर होता है, और वही बात किया जाए डीएनए को लेकर तो डीएनए में है फास्फोरस। ओके, तो यहां पर लोग चेक कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए, इसी बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए जो है यहां पर दो चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस का। इसमें जो है T2 और इकोलाई को ग्रो कराया जा रहा है। अब यहाँ पे ये मान के चला जा रहा है कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो क्या होगा। तो मान लो यहां पर बात करते हैं, तो यहाँ पे T2 में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका जो प्रोटीन होगा उसके अंदर S35 पाया जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर जो है पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसी पे लगातार फीड कर रहा है, तो सल्फर का जो सोर्स है वो यही है S35 रेडियो एक्टिव सल्फर। तो अगर इसके अंदर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो जाहिर सी बात है इसमें S2 पाया जाएगा, और अगर मान लो डीएनए है तो इसके अंदर नॉर्मली सल्फर रहेगा, इसमें जो है फास्फोरस नॉर्मल पाया जाएगा। लेकिन देखो अगर यहां बात करें, इसमें जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस ग्रो करने का मतलब क्या हो गया, अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया जाएगा। तो इन दोनों मीडियम में ग्रो करने का कारण यही है कि आइदर डीएनए और प्रोटीन जो भी जेनेटिक मटेरियल हो, जब हम उसको जिस चीज में ग्रो करेंगे वो चीज वहां चला जाएगा। मतलब अगर सल्फर ले रहे हैं तो सल्फर जो है प्रोटीन में जाके जुड़ता चला जाएगा, जनरेशन दर जनरेशन वो बढ़ते चला जा रहा है। तो मेन सल्फर का सोर्स है रेडियो एक्टिव सल्फर। सिमिलरली यहाँ पर मान लो अगर फास्फोरस है तो वहां पर जो मेन फास्फोरस का जो सोर्स होगा वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस, वो जाके डीएनए में जो है जुड़ जाएगा, और इस तरीके से जो है हमें पता चल पाएगा कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या। ठीक है, तो इन्होंने ग्रो कराया। अब ग्रो करने के बाद क्या होगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में क्या पाया जाएगा, इसके जेनेटिक मटेरियल जाहिर सी बात है अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें जो है S35 पाया जाएगा। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें S35 पाया जाएगा। तो इसको जो है इन्फेक्ट करवाया गया किसके साथ, ई कोलाई में। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ ना कुछ प्रोटीन है या कुछ भी है, जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई में ट्रांसफर करेगा। अब देखो अगर मान लो प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसके अंदर जो हमें डीएनए या जो भी हमें प्रोटीन पाया जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए रेडियो एक्टिव सल्फर। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें क्या पाया जाएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। ये T2 है और ये ई कोलाई है। तो T2 जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो मेनली होगा ये कि इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये T2 और ये ई कोलाई, अगर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो ये आरएनए को ट्रांसफर करेगा। उस केस में इसके अंदर जो डीएनए पाया जाए, उसके अंदर जो डीएनए होगा उसमें क्या होगा, वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव फास्फोरस। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो ट्रांसफर होगा। तो मेनली यहां पर क्या देखा गया कि जिस मीडियम में हमने ग्रो किया था उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉर्मल है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं है। मतलब यहां से जो ट्रांसफर हुआ है जो भी जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं है। मतलब प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। बेशक हम इसको जो है रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कर रहे हैं ताकि रेडियो एक्टिव सल्फर उसके जेनेटिक मटेरियल में जाके जुड़ जाए, बट असल में प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसमें देखा गया कि यहाँ पर जो डीएनए पाया जा रहा है वो रेडियो एक्टिव है। तो मतलब इसमें से इसमें जो ट्रांसफर हुआ है असल में वो क्या है, वो डीएनए है। और इस तरीके से हर्शे और चेज ने अपना जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। अब देखिए यहाँ पर डीएनए ही आखिर क्यों हम जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में ले रहे हैं, आरएनए आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग ले सके। देखो अगर बात किया जाए हम किसको अच्छा एक जेनेटिक मटेरियल समझेंगे, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वही है जो इजिली रेप्लिकेट हो। इजिली रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, जो अपना कॉपी आसानी से बना सके। यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दोनों जो है डिवाइड करके अपना अपना जो है रेप्लिकेशन बना सकता है। ठीक, दूसरा चीज क्या है, अगर आपको याद हो तो आरएनए में जो
राइबोज शुगर होता है इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, वहीं डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर सेकेंड कार्बन पे। तो आरएनए का जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा रिएक्टिव बना देता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या देखिएगा, डीएनए के पास रेप्लिकेशन एबिलिटी है, सेम चीज आरएनए में भी है। डीएनए में एक ऑक्सीजन की कमी है जो इसको लेस रिएक्टिव बनाता है, वहीं दूसरी तरफ आरएनए में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है जो उसको हाईली रिएक्टिव बनाता है। इसी कारण देखिएगा क्या, डीएनए में जो है ना म्यूटेशन के कम चांसेस होते हैं, यहां पर ये स्टेबल होता है, ज्यादा म्यूटेट नहीं करता है, बट वही आरएनए हाईली म्यूटेबल होता है, बहुत ज्यादा म्यूटेशन शो करता है। इसी कारण कुछ जो वायरसेस वगैरह होते हैं जिसके अंदर आरएनए होते हैं उनके बहुत सारे स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी। क्यों? बार बार जो उनमें म्यूटेशन होते रहता है, एक को पता करो तब तक म्यूटेशन हो जाएगा, नया वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कोरोना में क्या था, कोरोना में एक को पता चल रहा है तब तक नया कोई वेरिएशन आ जा रहा है, क्योंकि आरएनए जो है बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, आरएनए स्टेबल नहीं है, वही डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल है। और एक और चीज क्या है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है नाइट्रोजन बेस के रूप में, वहीं आरएनए में जो है यूरासिल है जो अगेन उसको रिएक्टिव बनाता है। तो इस कारण जो है डीएनए एक स्टेबल अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, और इसलिए डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है हायर ऑर्गेनिज्म में कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम देखेंगे मेनली जो है रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।